हेलो एवरीवन, वेलकम, नमस्ते। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो भी पार्लियामेंट में यानी 10 अगस्त को पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस हुआ इलेक्शन कमिश्नर्स को लेके। ठीक है, इस बिल के बारे में चर्चा करेंगे एंड साथ ही साथ बात करेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके कोर्स से रिलेटेड डायरेक्ट रिलेट करती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखेंगे हम लोग इस वीडियो के दौरान। अभी आपको पता है, अभी हाल ही में बिल इंट्रोड्यूस हुआ जो कि इलेक्शन कमिश्नर्स की जो अपॉइंटमेंट को लेकर था जनरली, उसके बारे में बात करता है। तो इश्यू क्या है, सारी की सारी चीज़ें समझते हैं। उससे पहले मैं बता दूं आपको, मेरा नाम है मोहित जोशी, मंथन आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप मुझे देख रहे हैं। देखो, सबसे पहली बात जो ना आपको डेली ये चीज़ आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये याद क्यों रहना चाहिए? क्योंकि ये कोट आपको हमेशा मदद करता है एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जनरल सी बात है, हम लोग तैयारी के इस फेज में आते हैं, अप एंड डाउन आते रहते हैं। तो हमेशा इस कोट को ना हमेशा रहना, इसलिए मैं हमेशा पहली स्लाइड के अंदर इस कोड को रखता हूँ। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, छोटे मोटे बड़े ना, किसी भी तरह के डाउट्स हो सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मंथन टेस्ट में जाके फॉलो कर सकते हो। ओके, अब ये बात करते हैं बिल के बारे में। बिल क्या है, देखो इश्यू क्या है, सबसे पहले बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कुछ टाइम के पहले, उसके बारे में सीधी सी बात चर्चा करते हैं। देखो हुआ क्या था, सबसे पहले 2019 के अंदर आप देखते हो कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके उस पर कई सारे लोगों ने आरोप लगाए कि ये बायस तरीके से काम कर रही है। बायस तरीके से बोले तो कई बार जैसे लोगों का मानना है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है, इलेक्शन जो कमीशन है ना, वो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पक्ष में उसने इलेक्शन करवाया, उसने उसको लेट शेड्यूल किया ताकि गवर्नमेंट को अपनी जो कुछ योजनाएं हैं उनको लागू करने का समय मिल जाए, अपने आप को प्रमोट करने का समय मिल जाए। राइट, तो ये सब चीज़ें, और उसके शेड्यूल इस तरीके से किया जाए कि ताकि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं फ़ायदा हो। तो इस चीज़ को लेके 2019 से ही काफ़ी ज़्यादा सवाल थे एंड 2000 अभी कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है। एक सुप्रीम कोर्ट एक अपना यहाँ पर स्टेटमेंट देती है। वो स्टेटमेंट ये होता है कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, उनकी जो ज्वाइनिंग होगी ना, उनकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो कैसे होगी, कॉलेजियम के थ्रू होगी। कॉलेजियम आपको पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज होते हैं या हाई कोर्ट के जो जजेज होते हैं उनको भी कॉलेजियम के थ्रू ही जो है अपॉइंट किया जाता है। अब कॉलेजियम क्या है थोड़ा समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के बारे में थोड़ा समझते हैं। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल 124 से जिक्र होता है हमारे यहाँ पर। 124 स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलता है। एंड तो यहाँ पर कॉलेजियम के बारे में हम बात करते हैं। पहले इनका जो कॉलेजियम होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो या हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है, उसमें 5 लोग होते हैं। ठीक, ये लोग ही डिसाइड करते हैं कि कौन जज बनेगा आगे। ठीक है, किसको हमें एज ए जज अपॉइंट करना है, ये चीज़ें ये डिसाइड करते हैं। उसके बाद इनका नाम राष्ट्रपति को भेजा जाता है और राष्ट्रपति फाइनली उसको अपॉइंट कर देते हैं। तो ये 5 लोग कौन होते हैं, एक तो CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो 4 मोस्ट सीनियर जज होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, वो इसका हिस्सा होते हैं। ठीक है, इतनी बातें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इसी तरह का एक कॉलेजियम होगा जो इलेक्शन कमिश्नर्स को नियुक्त करेगा। क्या होगा, इलेक्शन कमिश्नर्स को नियुक्त करेगा। इस कॉलेजियम में कौन कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन होंगे, एक तो प्रधानमंत्री होंगे, PM होंगे, इसके अलावा CJI होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी होंगे। ठीक है, ये 3 लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि जो है कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। राइट, चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी आई होप। तो यहाँ पर ये 3 लोग होंगे और ये निर्णय अच्छा था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि निर्णय तब तक मान्य होगा जब तक कि पार्लियामेंट इस पर कोई लॉ नहीं बना देती, कोई कानून नहीं बना देती। ओके, तो ये चीज़ें होंगी। उसके बाद जो है पार्लियामेंट बिल इंट्रोड्यूस करती है। ओके, बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले भी ना कई सारी, जैसे अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस तरह का कॉलेजियम बनाया, यानी इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी बनाने की कोशिश की इनडायरेक्टली। राइट, तो यहाँ पर कुछ कमिटीज ऐसी पहले भी हैं जो पहले भी इस तरीके की कमिटीज को बनाने के लिए यहाँ पर कंसीडर कर चुके, रिकमेंड करा है, उन्होंने सजेशन दिया है कि आपको इस तरह की इंडिपेंडेंट कमेटी इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए जो क्या डिसाइड करे, जो डिसाइड करे कि इलेक्शन कमीशन को एज ए इलेक्शन कमिश्नर किसे जो है नियुक्त किया जाए। तो तारकुंडे कमेटी है, साथ ही साथ दिनेश गोस्वामी कमेटी है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब आगे चलते हैं हम लोग, इस बिल में क्या चीज़ें हैं, इस बिल के बारे में बात करेंगे, इस बिल में क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, तो ये सबसे पहले तो याद रखिएगा राज्यसभा में प्रेजेंट किया गया, जो चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं। 10 अगस्त को राज्यसभा में इसको प्रेजेंट किया गया है।
यहाँ पर सर्च कमेटी की बात की गई और सिलेक्शन कमेटी की बात की गई। सर्च कमेटी में भी 3 लोग होंगे, जो सिलेक्शन कमेटी होगी उसमें भी 3 लोग होंगे। ओके, सर्च कमेटी में कौन कौन होंगे? एक तो कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, ठीक है, जो इसको लीड करेंगे। इसके अलावा 2 मेंबर्स और होंगे, वो ऐसे मेंबर्स होंगे जो सेक्रेटरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट है उस पद से नीचे नहीं होने चाहिए, उस रैंक से नीचे नहीं होने चाहिए। एक तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो लीड कर रहे हैं, इसके अलावा जो 2 मेंबर है ना वो सेक्रेटरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी हैं उनकी जो रैंक है उस रैंक से नीचे नहीं होने चाहिए, ठीक है। यही चीज़ आप देखोगे इलेक्शन कमिश्नर्स की जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए भी यही बात की गई है। क्या बात की गई है कि जो सेक्रेटरी है सेंट्रल गवर्नमेंट की उस रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए कोई भी अगर इलेक्शन कमिश्नर बनना चाहता है तो। ये सर्च कमेटी क्या करेगी, 5 नाम जो है, 5 नामों का ये जो पैनल है पूरा का पूरा 3 लोगों का, ये 5 नाम सजेस्ट करेगा, 5 नाम भेजेगा किसको? सिलेक्शन कमेटी को। ओके, सेलेक्ट कमेटी को 5 नाम भेजेगा। इन 5 नामों में से सिलेक्शन कमेटी क्या करेगी, किसी एक नाम को कंसिडर करके चीफ जस्टिस मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है, इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है। ओके, तो अब देखो सबसे बड़ी बात है ना, सिलेक्शन कमेटी के बाद बाइंडिंग नहीं है कि ये 5 में से ही कोई नाम हो। सिलेक्शन कमेटी चाहे तो कोई दूसरा छठा नाम भी अपने मन से जो है रिकमेंड कर सकती है, वो अपना नाम जो है सर्च कमेटी को भेजेगी, उसके बाद वापस भी मतलब अपना नाम भी ऐड कर सकती है कहीं ना कहीं से। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब सिलेक्शन कमेटी जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अपॉइंटमेंट करेगी, तो वो इसमें कौन कौन लगे ध्यान रखिएगा। इसमें है प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट वाली सिलेक्शन कमेटी प्रधानमंत्री थे उसमें, और कौन था उसमें? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इसके अलावा कौन था? लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी था। ओके, यहाँ कौन है? पीएम, सेम पीएम वहाँ भी थे, यहाँ भी हैं। इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी वहाँ भी थे, यहाँ भी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहाँ थे लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ पर कौन है? यूनियन मिनिस्टर। कोई एक यूनियन मिनिस्टर हो सकता है जिसको प्रधानमंत्री नॉमिनेट करेंगे। तो बात तो वही आ गई ना, 3 लोगों की सिलेक्शन कमेटी है, 2 लोग तो सरकार के ही बंदे हैं, एक अपोजिशन पार्टी है। तो बात तो वही, जब 2:1 आएगा तो जीतेगा कौन? हमेशा सरकार जीतेगी। ये तो पहले की तरह हो गया, सरकार पहले भी जो है इलेक्शन कमिश्नर्स को नियुक्त कर रही थी, अभी भी कर रही है ना, तो कुछ चेंजेज आए नहीं। मतलब सिलेक्शन कमेटी की अगर अपॉइंटमेंट की बात करें, जिस चीज़ को लगी बिल लाया गया, मतलब कुछ रिफॉर्म्स नहीं हुए एक तरह से कह सकते हो। रिफॉर्म्स कहाँ हुए यहाँ पर देख सकते हो आप थोड़ा सा, रिफॉर्म्स किस एरिया के? क्वालिफिकेशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमिश्नर है, ध्यान रखिएगा इलेक्शन कमीशन के बारे में आर्टिकल 324 बात करता है, क्योंकि ऐसे फैक्ट्स हैं ना, ये आपको याद होने चाहिए। कुछ डायरेक्टली जैसे हमारी कुछ बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है ना, ऑटोनॉमस बॉडी है एक तरह से। अब ध्यान रखिएगा इनकी जो क्वालिफिकेशन के लिए मैंने बताया आपको, क्या बताया कि सेक्रेटरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए, इस रैंक से ऊपर होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, या तो इस रैंक का हो या इससे ऊपर हो। ओके, टर्म क्या होना चाहिए इनका? 6 साल। जो पहले था वो ऐसे ही, जैसे इससे पहले जो इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए आपके अमेंडमेंट हुआ था वो 1991 के अंदर हुआ था, राइट। तो 1991 के अंदर जो चीज़ें थी वही सेम चीज़ें हैं। टर्म 6 साल का या फिर 65 ईयर, या तो 65 साल पूरे हो गए तब उसको रिटायरमेंट मिल जाएगा। अगर 65 साल यानी अगर 55-56 के एज में, तो 6 साल तक जॉब कर सकता है, राइट। तो अपनी पद पर बने रहते हैं 6 साल तक, या फिर अगर 65 साल उससे पहले पूरे हो जाएं तो भी। रिमूवल प्रोसेस में एक अच्छा चेंज आया है, यहाँ पर बड़ा चेंज आया है। यहाँ पर देखो ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है, क्या होता है? एक इम्पीचमेंट प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट के अगर जज को हटाना है तो वहाँ पर आप डायरेक्टली नहीं हटा सकते उसे, आपको इम्पीचमेंट करना पड़ेगा। हालांकि इम्पीचमेंट जैसा कोई शब्द है नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट वैसी ही कुछ प्रोसेस है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? एक बिल लाया जाएगा। बिल अगर लोकसभा में आया है तो 100 लोग कम से कम उसमें अपने हस्ताक्षर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तब वो बिल स्पीकर के पास भेजा। ऐसे ही राज्यसभा में आया तो 50 लोग कम से कम होने चाहिए आपके पास में, तब बिल को जो है सभापति के पास भेजा जाएगा। ओके, तो ये सब चीज़ें उसके बाद जो है स्पीकर या फिर जो सभापति होते हैं उनके हाथ में होता है कि उस बिल को रन कराना है नहीं कराना। अगर रन कराया जाता है और वो पास हो जाता है, ठीक है, उससे पहले भी ध्यान रखिएगा कि एक जांच कमेटी होती है, वो जांच करती है उन चीज़ों की, ठीक है। उसमें 3 लोग होते हैं, तो वो लोग जांच करते हैं कि हाँ ये बिल जो है सही है गलत है, उनके बारे में जांच करते हैं। उसके बाद अगर इस बिल को मूव कराया जाता है लोकसभा या राज्यसभा के अंदर, तो याद रखिएगा जो सेशन है, टोटल स्ट्रेंथ होती है पार्लियामेंट की या किसी हाउस की, उसकी मेजोरिटी होनी चाहिए। साथ ही साथ जितने लोग प्रेजेंट हैं, जितने लोग वोट कर रहे हैं, उसका 2/3 होना चाहिए उस बिल को पास कराने के लिए, मतलब उस इम्पीचमेंट को पास कराने के लिए। अगर ये पास हो जाता है देन राष्ट्रपति एक ऑर्डर से उस मतलब न्यायाधीश को, उस जज को जो है क्या कर देते हैं? इम्पीच कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। इतनी होप चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये चीज़ पहले फॉलो करती थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए ये चीज़ सेम फॉलो करती थी, उसके लिए भी इम्पीचमेंट था। बट जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स थे ना, आपको पता है इस कमीशन में 3 लोग होते हैं। एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। तो इनके लिए ये चीज़ प्रोसेस नहीं थी, इनको जब मर्जी हटा देते थे और इनके लिए इम्पीचमेंट था। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है ना, तीनों के लिए ही सेम चीज़, तीनों को हटाने का तरीका अब सेम हो जाएगा, ऐसा बोला गया है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि यार देखो, कुछ चीज़ें इसमें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें सही नहीं हैं, और तो इसी तरीके से कंक्लूजन निकाल दो, कुछ चीज़ें गुड हैं, कुछ चीज़ें बैड हैं। अब अच्छी चीज़ें क्या है, इनके बारे में नज़र मारो, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ना यही पूछेगा, कंक्लूजन ही पूछा जाता है आपसे, बिल के बारे में बहुत कम पूछने के चांसेज हैं। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, आप इसमें बता सकते हो अच्छी चीज़ें क्या क्या हैं, राइट। तो बता देते हैं अच्छी चीज़ें क्या क्या है। देखो, प्रेजेंटिंग राज्यसभा में इसका कोई लेना देना नहीं है। सर्च कमेटी अच्छी बात है, ठीक है, गुड, आपने सर्च कमेटी लेके आए, बट आपने उसको बाइंडिंग तो बनाया नहीं ना, आपने 5 में से एक नाम लेने की बात तो करी नहीं। इसके अलावा सिलेक्शन कमेटी ये बैड है, ठीक है, फिर इसमें तो कोई चेंजेज नहीं है, कोई रिफॉर्म ही नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी, वो जो उसने सिलेक्शन कमेटी बनाई थी, वो अच्छी थी, क्योंकि वहाँ पर आप इंडिपेंडेंसी देख सकते हो। जैसे पीएम है, सरकार का एक बंदा है, अपोजिशन, ठीक है, विपक्ष का एक बंदा, सीजीआई, ठीक है, जो कि खुद एक क्या है, ऑटोनोमस बॉडी है। तो यहाँ पर एक अच्छा आप देखोगे पैनल बन रहा था, बट यहाँ पर 2 लोग तो गवर्नमेंट के ही है ना, यूनियन मिनिस्टर को सरकार ही नियुक्त करेगी, यानी प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे, प्रधानमंत्री खुद भी हैं उसमें, तो नहीं। ओके, क्वालिफिकेशन ठीक है, आपने यहाँ डिसाइड कर दिया कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इससे पहले क्वालिफिकेशन नहीं थी। ओके, आप टर्म्स की बात करें, सेम है टर्म, तो इसमें कुछ गुड और बैड जैसी है नहीं चीज़। ओके, रिमूवल प्रोसेस, ये अच्छी चीज़ है, ठीक है, ये क्या है ना, इलेक्शन कमीशन को काफ़ी और ज़्यादा ऑटोनोमस बनाएगी। तो ये सब चीज़ें थी इसके बारे में। आप देखो ना यार, किसी भी देश के अंदर जो इलेक्टोरल है ना, उसका वो अच्छा होना चाहिए, वो बायस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो बायस होगा तो फिर चीज़ें डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन जाती हैं। ओके, आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको कोई भी अगर अभी भी डाउट है, कोई अगर आपको अपना किसी भी चीज़ को लेकर प्रिपरेशन के दौरान कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे मेल कर सकते हो manthanayesclass@gmail.com पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, आई होप आपने कर लिया होगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर ऑफिसर्स फॉर योर प्रिपरेशन। देखो, एग्ज़ाम के दिन तो आपको हर कोई बेस्ट ऑफ लक बोलेगा, लेकिन जब आप रोज़ हर दिन लड़ रहे हो ना अपने आप से, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, वो सबसे बड़ी मेहनत है, वो मेहनत तो एक दिन की, ये मेहनत बहुत लंबी चलती है। ओके, अगर कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कर लेना कोई भी डाउट है उसको पूछने के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे अगले डिस्कशन के अंदर।